नमस्कार दोस्तों। माँ देखो, अब तो टिकट भी बुक हो चुकी है। अब तो मान जाओ। अपनी एनिवर्सरी के दिन पापा जब आपको अपने सामने देखेंगे तो खुशी से पागल हो जाएंगे। आपका ये सरप्राइज पापा को कितना पसंद आएगा। प्लीज, अब आप मान जाने के लिए मना मत करना। रोहित अपनी माँ सावित्री जी को टिकट दिखाते हुए बोला। तो सावित्री जी ने कहा, तुम दोनों भाई बहन ये क्या जिद लेकर बैठ गए। तुम सब जानते हो कि तुम्हारे दादा और दादी जी की तबीयत ठीक नहीं रहती है। कैसे छोड़कर जाऊं मैं तुम सबको। माँ, कौन सा तुम साल भर के लिए जा रही हो। बस 10 से 15 दिनों की तो बात है। सावित्री जी कुछ कहती उससे पहले ही उसकी सास कावेरी जी ने कुछ दिनों से ये देख रही थी कि दोनों बच्चे अपनी माँ को उनके बेटे के पास भेजना चाहते हैं। उसने कहा, अब मान भी जाओ ना बहू, चली जाओ सुनील के पास। मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगी। सास की बात सुनकर सावित्री जाने के लिए तैयार हो गई और मोतीचूर के लड्डू बनाने लगी। सावित्री के हाथों से बने मोतीचूर के लड्डू उनके पति सुनील को बहुत अच्छे लगते थे। सुनील की नौकरी दूसरे शहर में थी। वो साल में बस 2-3 बार ही आते थे और सावित्री सास ससुर की देख रेख फिर बच्चों का जन्म, बस धीरे धीरे यही दुनिया बन गई उसकी। वो सुनील के साथ कभी जा ही नहीं पाई, पर आज सावित्री पूरे मन से तैयारी कर रही थी अपने पति के पास जाने की। रोहित उसे ट्रेन में बिठाकर पूरे रास्ते की डिटेल समझाने लगा। माँ, मैंने एड्रेस तुम्हारे मोबाइल पर सेंड कर दिया है, ठीक वहीं जाना। रोहित की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इतनी दूर सावित्री को अकेले भेजने की जिद तो बेटे की ही थी, लेकिन अब उसकी माँ वहाँ ठीक से पहुँच जाएगी कि नहीं, इस डर से वो थोड़ा परेशान हो रहा था। धीरे धीरे रोहित की आंखों के सामने से उसकी माँ की ट्रेन ओझल हो गई। अब सावित्री भी खुश थी। ट्रेन की खिड़की से ठंडी हवाओं के साथ उसके बीते हुए पल भी उसके साथ जाने लगे। सुबह 6 बजे ही थे कि रोहित का कॉल आ गया। माँ, अब उतरने का समय हो गया है, तुम देख कर उतरना। एक ऑटो कर उस एड्रेस पर चली जाना। तो बेटे को अपने प्रति इतना चिंतित होते देखकर सावित्री ने कहा, बेटा तुम टेंशन मत लो, मैं वहां पहुंचकर तुम्हें फोन करती हूँ। ऑटो पकड़ सावित्री उस पते पर पहुंच गई और जाकर बेल बजाई। तो कुछ देर में ही एक औरत ने आकर दरवाजा खोला और सावित्री से बोली, जी कहिए, किससे मिलना है। तो सावित्री ने फोन पर एड्रेस दिखाते हुए कहा, जी सुनील, क्या उसका घर यही है। तो उस औरत ने अपना परिचय देते हुए कहा, जी हाँ, मैं उसी की पत्नी हूँ। सावित्री जो ये सुनकर भी यकीन नहीं कर पा रही थी, तभी अंदर से कोई आवाज आई, रवीना जल्दी आओ यार। कौन आया है। वो औरत जिसका नाम रवीना था वही दरवाजे पर खड़ी सुनील को आवाज लगाते हुए बोली, सुनिए जी जरा बाहर आइए, कोई मिलने आया है आपसे। रवीना के इतना बोलते ही सावित्री सोचने लगी कि ये शायद कोई और सुनील है, लेकिन किस्मत तब खराब निकली जब उसके सामने उसका पति सुनील खड़ा था। सुनील सावित्री को देखते ही बोला, तुम यहाँ। वो आगे कुछ कहता उससे पहले ही उसके मोबाइल पर किसी का फोन आ गया। फोन पर नाम देखकर ही सुनील का चेहरा बता रहा था कि ये फोन उसके बेटे रोहित का ही है। सुनील को फोन कट करते देख सावित्री बिना कुछ कहे वहां से निकल पड़ी। आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। कुछ दूरी पर जाकर एक सुनसान जगह देख सावित्री वहां बैठ गई। 2 पल शांति से बैठकर कुछ देर सांस लेना चाहती थी, लेकिन तभी रोहित का फोन आ गया। फोन बजते ही जा रहा था, लेकिन सावित्री की हिम्मत नहीं थी कि वो उसे कुछ बता सके, लेकिन बात तो करनी ही थी। उसने अपने आंसुओं को पोंछ अपने बोतल से पानी पिया और अपने गले की आवाज को नॉर्मल करते हुए फोन रिसीव किया। तो उधर से रोहित ने कहा, क्या माँ, फोन क्यों नहीं उठा रही हो। फिर थोड़ी धीमी आवाज में बोला, सॉरी माँ, मेरी वजह से तुम्हें परेशान होना पड़ा। मुझे पापा को ऐसा सरप्राइज नहीं देना चाहिए था। पापा से अभी बात हुई, वो तो दूसरे शहर गए हुए हैं, इसीलिए आप अभी से ही जो भी टिकट मिले फौरन चली आओ। माँ, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। सावित्री बस रोहित की बातों पर हाँ और हूँ ही कर पाई। गले से उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी।
रोहित ने तो फ़ोन काट दिया, लेकिन कुछ देर पहले जो उसे सरप्राइज़ मिला, उसे वो कैसे भूल सकती थी? कितनी आसानी से सुनील ने भी झूठा बहाना बना दिया। लेकिन वो क्या करेगी? कहाँ जाएगी? अपनी 20वीं सालगिरह पर एक सरप्राइज़ देने आई थी सुनील को, लेकिन यहाँ तो सुनील ने उसे रिटर्न सरप्राइज़ गिफ्ट दे दिया। उसे इतने सालों में कभी भी सुनील की बातों से ये नहीं लगा कि उसकी एक अलग दुनिया भी है, लेकिन वो जिससे जुड़ी है, वो भी तो सुनील की ही दुनिया थी। तो फिर सुनील ने ऐसा क्यों किया? आज सुनील की बेवफाई की सज़ा वो किसको दे? उस सास-ससुर को, जिसके साथ रहते-रहते इन 20 सालों में एक गहरा रिश्ता जुड़ चुका था? वो अभी ये सोच ही रही थी कि तभी रोहित का फ़ोन फिर से आ गया। माँ, तुम्हें टिकट मिला? बेटे की बात सुनकर सावित्री ने खुद को संभाल झूठ बोलते हुए कहा, बेटा, लंबी लाइन है, मिल जाएगी, तुम टेंशन ना लो, मैं अभी टिकट की लाइन में खड़ी हूँ। उसकी बात खत्म होते ही कुछ फटे पुराने कपड़े पहने कुछ बच्चे सावित्री के पास आकर खाने के लिए कुछ मांगने लगे। तभी सावित्री को याद आया कि उसके बैग में मोतीचूर के लड्डू रखे हैं और अब शायद किसी को उसकी ज़रूरत नहीं थी। वो अपने बैग से लड्डू निकालकर उन बच्चों को दे स्टेशन की तरफ बढ़ने लगी। सफ़र के बाद घर पहुंचते ही दरवाजे पर ही रोहित अपनी माँ को गले लगाते हुए बोला, थैंक गॉड माँ, तुम सही सलामत आ गई। तभी उनकी छोटी बेटी प्राची ने हंसते हुए कहा, माँ तो पापा को सरप्राइज देने गई थी, लेकिन खुद ही सरप्राइज हो गई। सावित्री अभी सबकी नज़रों से खुद को बचाने की कोशिश करते हुए घर के अंदर घुसी ही थी कि उसकी सास ने कहा, मेरा मुन्ना सारा दिन इस घर की जिम्मेदारी के लिए बेचारा इधर से उधर के धक्के खाता फिरता है। सुकून से घर की रोटी भी उसे नसीब नहीं होती। सबकी बातें और सुनील के प्रति सबका विश्वास देख अब सावित्री खुद के आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी। सबके सामने तो संभाल लिया, लेकिन अब बर्दाश्त के बाहर था। सामान रखकर वो बिना किसी से कुछ बोले बाथरूम में घुस नल के पानी को चलाते हुए अपने आंसुओं को भी इस पानी के साथ बहने दिया। सुनील का इतना बड़ा धोखा उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो भी चिल्लाना चाहती थी, सुनील से कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन कुछ नहीं कर पाई। उल्टा घर लौट कर आ गई। अपनी माँ को इतनी देर तक बाथरूम में घुसे देखकर रोहित ने बाहर से आवाज लगाते हुए कहा, माँ, तुम ठीक तो हो ना? क्या कर रही हो इतनी देर से? सावित्री रोहित को बोलना तो चाहती थी कि मैं ठीक हूँ, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। कुछ देर बाद भी आवाज ना आने पर रोहित ने फिर से कहा, माँ, तुम ठीक तो हो ना? तो सावित्री दरवाजा खोलते ही थोड़ी गुस्साई नजरों से बोली, क्या बचपना है रोहित? थकावट महसूस कर रही थी, इसीलिए सर पर पानी दे रही थी, पर तुम हो कि चैन से सांस भी नहीं लेने देते हो। रोहित को अपनी माँ की बात पर कुछ अजीब सा तो लगा, लेकिन फिर सोचने लगा कि थकान तो हुई है, माँ को मैं माँ के लिए चाय बनाकर लाता हूँ। सोचते हुए वो रसोई घर में चला गया। कुछ देर में रोहित चाय लेकर आया और अपनी माँ के पास बैठते हुए बोला, ए लो माँ, चाय पी लो, मेरी वजह से आपको कितनी परेशानी उठानी पड़ी ना। रोहित की बात सुनकर भी सावित्री ने चुप रहना ही बेहतर समझा। वो जानती थी कि उसके कुछ बोलने से पहले ही उसके आंसू उसका साथ ना देकर बाहर निकल जाएंगे। चाय पीकर माँ को आराम करने का बोलकर रोहित कमरे से बाहर आ गया। उधर सुनील ने रवीना से कई बार बात करनी चाही, पर रवीना ने उससे एक दूरी बना ली। वो समझ चुकी थी कि सुनील जब भी मुंह खुलेगा झूठ बोलेगा। कितनी आसानी से वो सुनील के झांसे में आ रही थी, एक एक बात पर आंख मूंदे भरोसा कर रही थी। सुबह वो औरत कौन थी, ये पूछने पर बात को बहुत घुमाने की बात अंत में सुनील को सच्चाई बतानी ही पड़ी। सुनील हर महीने घर में पैसे भेजता था। ये बात तो रवीना को पता था, क्योंकि सुनील के मुताबिक उसके माँ बाप उसके एक रिश्तेदार के पास रहते थे। रवीना ने कई बार कहा भी था कि उसे भी अपने माँ बाप से मिला दो, लेकिन उसने बहाना बना दिया कि तुम बंगाली हो, इसीलिए तुम्हें मेरे माँ बाप पसंद नहीं करेंगे।
पर आज सुनील की हकीकत रवीना के सामने थी। लेकिन रवीना सावित्री की तरह कमज़ोर नहीं थी। बड़ी आसानी से वो सुनील को धमकी देते हुए उस घर को छोड़ रही थी। सुनील अपने सिर को पकड़कर बैठ गया। बहुत मनाने की कोशिश की उसने रवीना को, लेकिन सब बेकार गया। 1 सेकंड में सब बदल गया। इधर सावित्री सबकी नज़र से खुद को बचाने की कोशिश करती रही। 3-4 दिन ही बीते थे कि सुनील ने इस घर में कदम रखा। सुनील के पाँव रखते ही उसके माँ पिताजी दोनों की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। प्राची भी पापा पापा की रट लगाए सुनील के आगे पीछे घूमने लगी। माँ तो सावित्री से अपने बेटे की पसंद का कुछ बनाने को बोल लल्ला लल्ला कह उसके आसपास मंडराने लगी। सुनील अपनी तिरछी निगाहों से कई बार सावित्री को देखना चाहा, लेकिन सावित्री को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। सबको व्यस्त देख सुनील सावित्री के पास गया भी, लेकिन सावित्री ने अपना रास्ता बदल दिया। आज उसने सुनील की पसंद का भी कुछ नहीं बनाया। तो सुनील की माँ ने रात के व्यंजन को देख सावित्री को खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि इसमें से एक भी ऐसा कुछ नहीं है जो सुनील को पसंद हो। लेकिन सावित्री ने कुछ नहीं कहा। वो जानती थी कि एक माँ के लिए इतने महीने के बाद अपने बच्चों को देखने की खुशी क्या होती है, चाहे उसका बेटा उसके पास रहे या ना रहे। सुनील के माँ बाप की परवाह और जिम्मेदारी सावित्री ही उठाती थी, लेकिन फिर भी अपनी संतान तो अपनी ही होती है। इसीलिए उसने अपनी सास से कुछ नहीं कहा। रोहित आज अपनी माँ के बदलते रवैयों को देखकर हैरान था। पापा आने की खुशी में जिस माँ के हाथ थकते नहीं थे, हजारों पकवान बनाने में जैसे दिन रात निकल जाते थे, 2 दिन में ही जो माँ 6 महीने की कसर पूरा कर देती थी, आज इतनी बदली बदली क्यों है। लेकिन रोहित ने अभी पूछना जरूरी नहीं समझा। वो जानता था कि उसकी माँ जो भी कर रही है कुछ तो उसके पीछे बड़ी बात होगी। बस उसने अपनी माँ के चेहरे को देखा और अपने पापा के चेहरे से कुछ आकलन करने की कोशिश करने लगा कि कहीं दोनों के बीच कुछ हुआ तो नहीं है। रात के खाने के बाद सुनील अब जानता था कि सावित्री इस कमरे में तो आएगी ही, तभी बात कर लूंगा। लेकिन सावित्री के मन मस्तिष्क में कुछ और ही चल रहा था। प्राची भी अपनी दादी के पास चली गई सोने के लिए। बचपन से उसे दादी के पास सोने की आदत हो गई थी और अब तो 15 साल की हो गई, लेकिन अब भी उसे दादी के पास सोना ही अच्छा लगता था। रोहित भी अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करने लगा। सावित्री रसोई के बर्तन समेटकर रोहित के कमरे में जाकर बोली, रोहित, मैं आज यहीं सोना चाहती हूँ। ये सुनकर रोहित ने अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा, क्यों माँ, क्या हुआ? पापा से कुछ अनबन हुई है क्या? इतना बोलने की देर थी कि सावित्री की आंखें छलछला गई। रोहित, मुझे सोने दो, लाइट ऑफ कर दो बेटा, सर दर्द से परेशान हूँ। रोहित अपनी माँ की दशा देख तो रहा था, लेकिन कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसने माँ का कहना मान लाइट ऑफ तो कर दिया, लेकिन नींद ना सावित्री को थी, ना रोहित को, और ना ही सुनील को। उधर उस कमरे में सुनील कभी घड़ी की तरफ देख रहा था तो कभी दरवाजे की तरफ। बहुत देर के बाद भी जब सावित्री नहीं आई तो सुनील उसे कमरे के बाहर खोजने लगा। कभी रसोई में देखता तो कभी बाथरूम की तरफ। जाने लगा उसकी माँ के कमरे में तो सावित्री जाएगी नहीं, तो उसे अंदाजा हो गया कि सावित्री रोहित के कमरे में है। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो सावित्री को बुलाए। रोहित के कमरे में सावित्री अपनी आंचल को अपने मुंह में दबा कर रखी थी कि कहीं उसकी सिसकियां रोहित ना सुन ले। आज सुनील को देख उस दिन के घाव में फिर दर्द होने लगे। अब तक रोहित भी अंदाजा लगा चुका था कि माँ को कुछ तो हुआ है और बात भी बहुत बड़ी है। आज जो माँ उसको दिख रही है, उसने कभी ऐसा रूप अपनी माँ का नहीं देखा था। सावित्री के पास हजारों सवाल थे जिसका जवाब उसे चाहिए। सुनील ने उसका भरोसा तोड़ा था। वो इस घर में अब रहना नहीं चाहती थी। सुनील जो दूर से उसकी और उसके बच्चों की जिम्मेदारी एक बोझ लिए उठा रहा था, उस बोझ का बोझ अभी सावित्री भी उठा नहीं पा रही थी। रोहित और प्राची के भविष्य का
सोच वो कुछ निर्णय लेने में जल्दबाजी नहीं करना चाहती थी। इस उम्र में उसे कौन नौकरी देगा? उसका जीवन तो रसोई में ही गुजर गया। इन दोनों बच्चों के साथ वो कहाँ भटकेगी? मायके में जाकर अपने सम्मान को भी खोना नहीं चाहती थी। जानती थी कि मायका 2 दिन के लिए ही ठीक रहता है। शादी के बाद पति को छोड़ बच्चों के साथ रहना रहना भी मुश्किल ही होगा। इन सब के बारे में सोचते हुए भी आज सुनील को सामने देखकर उसे कुछ एहसास नहीं हो रहा था। 20 साल का साथ, 20 साल का प्यार, 20 सालों का एक दूसरे पर भरोसा जैसे इन हाथों से सब रेत की तरह फिसलने लगा। हजारों सवाल थे सावित्री के मन में। इस सवाल के दर्द का जवाब भी अब उसे ही खोजना था। माँ को करवटें बदलते देखा रोहित को अंदाजा हो रहा था कि उसकी माँ की आंखों में नींद नहीं है। कुछ बात है जो उसे उसकी माँ को परेशान कर रही है। लेकिन माँ अभी उसे बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। जैसे तैसे रात गुजर गई। रोज की तरह आज भी सावित्री के दिन की शुरुआत रसोई से ही हुई। सुनील जानता था कि सावित्री घर में सबसे पहले उठती है। रात से इसी समय का तो वो वेट कर रहा था। सुनील सावित्री के पास जाकर बोला, सावित्री, नाराज हो मुझसे? लेकिन सावित्री के कान के दरवाजे भी बंद हो चुके थे। सुनील ने 2-3 बार उसे पुकारा लेकिन सावित्री अपना काम करने में लगी हुई थी। 2 दिन हो गए सुनील को आए हुए लेकिन सावित्री ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। और सुनील जानता था कि आखिर सावित्री अभी गुस्से में है इसलिए सुन नहीं रही है। गुस्सा जब ठंडा होगा तो सावित्री को उसके पास ही आना होगा। वैसे भी वो एक घरेलू महिला है जो सोच तो सकती है लेकिन कोई फैसला नहीं कर सकती। इसमें और रवीना में जमीन आसमान का अंतर है। 2 दिन के बाद सुनील तो चला गया लेकिन ऑफिस में पहुंचकर आज उसे वहां का माहौल बिगड़ा हुआ लगा। लेकिन सुनील का उस बात से ज्यादा ध्यान रवीना के केबिन में था। सुनील उसके पास जाकर अपने पति होने का हक दिखाते हुए बोला, रवीना, ये क्या तुमने सिंदूर नहीं लगाया और हाथों में चूड़ियां भी नहीं पहनी? जानती हो इसका मतलब? ओ रवीना गुस्से से बोली, मेरी केबिन से बाहर निकलो। तुम तो सुनील ने बेशर्मी से कहा। निकलूं मतलब? मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ। तुम्हें इस रूप में देख सब क्या सोचेंगे हमारे बारे में? तो रवीना ने कहा, क्या सोचेंगे? जिसने भी मुझसे पूछा मैंने सबको तुम्हारी असलियत बता दी है कि तुम एक धोखेबाज हो। ये सब जान गए हैं। अब सुनील को समझ आया कि उसे क्यों ऑफिस में सब ऐसे घूर रहे थे। उसने कहा, कुछ समय तो देती। रवीना, इतनी जल्दी कैसे तुम सब कुछ खत्म कर सकती हो? तुम्हारा पति अभी जिंदा है और तुमने ये सिंदूर मिटा दिया। रवीना गुस्से से लाल होते हुए बोली, सुनील, तुम्हारे होने या ना होने से मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अनजाने में एक औरत के सिंदूर और उसके भरोसे को छीना है। मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए नफरत के सिवा और कुछ नहीं है। अब तुम यहाँ से जा सकते हो, वरना मैं तुम पर धोखाधड़ी का केस कर दूंगी। सुनील ये देख वहां से अपने तेज कदमों से बाहर निकल गया। उधर सुनील के जाते ही रात को जब सभी सोने चले गए तो रोहित अपनी बेचैनी के साथ सावित्री के पास गया। सावित्री भी कमरे की लाइट बंद कर आंख बंद करके सोने की कोशिश कर रही थी। लेकिन रोहित जानता था कि उसकी माँ की आंखें तो बंद हैं, लेकिन उसमें नींद की कोई गुंजाइश नहीं है। रोहित ने कहा, माँ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। सावित्री जानती तो थी कि रोहित क्या पूछने वाला है, इसीलिए बहाना बनाते हुए बोली, रोहित सो जाओ बेटा, रात हो चुकी है। नहीं माँ, मैं जानता हूँ ना तुम सो पाओगी और ना मैं उससे अच्छा है बात कर लेते हैं। माँ देखो, हमें जब भी कोई सवाल परेशान करता है तो हम भी तो आपके पास ही आते हैं, फिर उस समस्या का हल ढूंढते हैं। मैं जानता हूँ कि तुम परेशान हो किसी बात से, अब बताओ क्या बात है। अब रोहित के इतना बोलते ही सावित्री खुद को अब संभाल नहीं पा रही थी। आंखों से झरझर आंसू बहने लगे, होंठ कांपने लगे। बोलना तो चाह रही थी लेकिन जुबान अब साथ नहीं दे रही थी। अपने हाथों से एक बार आंसू पोंछते हुए जुबान बस तेरे पापा पर अटक गई। रोहित इतना तो समझ ही गया कि ये बात बहुत बड़ी है और पापा से रिलेटेड है।
अब उसके मन में भी अपने पापा के लिए कई प्रश्न घूमने लगे कि पापा ने आखिर किया क्या है जिससे माँ की हालत ऐसी हो गई है। कुछ देर में रोहित को पकड़कर सावित्री ने कहा, रोहित, तेरे पापा ने हम सबको धोखा दिया है बेटा। कहते हुए सावित्री ने सुनील की सारी सच्चाई अपने बेटे को बता दी, जिसे सुनकर रोहित को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके पापा ऐसा भी कर सकते हैं। कुछ देर के सन्नाटे के बाद रोहित ने अचानक एक प्रश्न अपनी माँ के सामने रखते हुए कहा, माँ, तुम क्या चाहती हो? बस यूं रोकर बिना बात के दिन काटना चाहती हो कि पापा से कुछ सोचा है? रोहित का प्रश्न सुनकर सावित्री भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर सच में वो क्या चाहती है। लेकिन आज रोहित की बातें सुन अपनी बात रखते हुए सावित्री ने कहा, रोहित, अब मैं तेरे पापा के साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन तेरे दादा और दादी जी से भी एक गहरा रिश्ता है मेरा। उन्हें सच्चाई कैसे बताऊं? उन्हें छोड़ जाना भी तो आसान नहीं है। इन दोनों की बातें कोई था जो सुन रहा था। अपने बेटे की धोखेबाजी और अब बहू का उनके प्रति प्यार और विश्वास सब उनकी आंखों के सामने था। आज सावित्री ने रोते हुए कहा, रोहित, मुझे तो कुछ भी नहीं आता जिससे मैं तुम सब की जिम्मेदारी उठा सकूं। मैं क्या कर सकती हूँ? बता रोहित। रोहित के पास अभी इसका कोई जवाब नहीं था। कुछ बातें कुछ फैसलों के साथ अधूरी रह गई। दोनों के बीच रोज की तरह सावित्री सुबह अपने कामों में व्यस्त थी। अब नींद गायब थी तो रोहित की, क्योंकि वो अपनी माँ को उनके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की लड़ाई में उसका साथ देना चाहता था। उधर रवीना के रवैया को देखकर सुनील सावित्री का भरोसा जीतने की कोशिश करने फिर से घर आने की सोचने लगा, क्योंकि रवीना ने तो एक झटके में ही अपनी जिंदगी से उसका वजूद खत्म कर दिया। लेकिन उसको सावित्री पर पूरा भरोसा था कि वो रवीना की तरह नहीं है, बहुत सोच विचार का फैसला लेती है। मेरे पास आने को छोड़ उसके पास कोई रास्ता नहीं है। जब वो घर पहुंचा तो उसकी माँ ने तो उसकी थकान देख अपने आंचल से उसका पसीना पोंछने लगी। लेकिन उसके पिताजी को सुनील का आना पसंद नहीं आया, क्योंकि रात को उसके पिताजी ने ही अपनी बहू और पोते की बात सुनी थी। सुनील की नज़र जब सावित्री के चेहरे पर थी, उसकी मांग अभी लाल सिंदूर से सजी हुई थी। ये देख सुनील के चेहरे से एक अहंकार की हंसी साफ झलक रही थी। सुनील के पिताजी उसके मनोभाव को देखते हुए सुनील से कहा, आज फिर अचानक कैसे आना हुआ? तो सुनील ने झूठ का सहारा लेते हुए कहा, बहुत दिन हो गए अपने परिवार से दूर रहा हूँ। अब कुछ समय अपनी पत्नी और बच्चों को देना चाहता हूँ। लेकिन तभी उसके पिताजी ने गुस्साई भरी नजरों से सावित्री का साथ देते हुए कहा, कितनी सफाई से तुम झूठ बोल जाते हो। मेरा बेटा इतना नालायक निकलेगा ये कभी मैंने सोचा नहीं था। मैंने सुनील की माँ अपने पति की बातों पर गुस्सा करते हुए बोली, काहे को हमारे बेटे को नालायक बता रहे हो? दिन रात वो अपना खून पसीना जलाता है, 2 वक्त की रोटी भी उसे नसीब नहीं होती। अब जब वो हम सबके साथ रहने आया है तो तुम सब ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? तो सुनील के पिताजी ने सबके सामने ही सुनील की असलियत अपनी पत्नी को बता दी। ये सुन रोहित और सावित्री एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि उन्हें कैसे पता चला। तभी सुनील के पिताजी ने रात वाली सारी घटना उनको बता दी कि उसने उन दोनों की बातों को सुन लिया था। सुनील के अंदर अभी भी गुस्सा उबल रहा था। उसने अपने बापूजी से कहा, बापूजी, आप इस गंवार औरत का पक्ष ले रहे हैं? इसे तो घर में बैठे मगरमच्छ के आंसू बहाने आते हैं। आप शायद भूल रहे हो कि आपका सगा मैं हूँ, ये नहीं। तो सुनील के पिताजी ने कहा, ये तो तेरी किस्मत है कि तू मेरे सगे बेटे हो, शायद इसीलिए अब तक यहीं खड़े हो। कोई और होता तो कब के धक्के मार कर बाहर कर देता। तो सुनील अपनी माँ की तरफ देखते हुए बोला, माँ, देख रही हो पिताजी कैसे बात कर रहे हैं? इस औरत की तरफदारी कर रहे हैं। तो सुनील के पिताजी ने अपनी पत्नी कावेरी जी की तरफ देखते हुए कहा, जज्बात में तुम उस इंसान के साथ गलत मत कर देना जिसने इस परिवार को अपने परिश्रम से सींचा है। तुम्हें आज तक
एक गिलास पानी की ज़रूरत भी होती तो तुम किसे आवाज़ देती हो, ये याद ज़रूर कर लेना। आँखों में फरेबी बेटे का पर्दा हटा, सच का साथ देना। अपने पति के कठोर लेकिन सच्चाई भरी बातों को कावेरी जी भी झुठला नहीं सकती थी। अपनी माँ को इस तरह चुप देख सुनील ने कहा, माँ बताओ ना, तुम चुप क्यों हो? तुम मेरे साथ हो, किस औरत के साथ? तभी कावेरी जी सुनील के गाल पर एक थप्पड़ जड़ते हुए बोली, सुनील, क्या ये औरत औरत लगा रखा है? सावित्री नाम है उसका, कि ये भी भूल गए तुम्हारे बच्चों की माँ है? वो तो सुनील तेजी से सावित्री का हाथ खींचते हुए उसे कमरे में ले गया और बोला, आज माँ ने तुम्हारी वजह से मुझ पर हाथ उठाया। ये मत भूलो कि तुम मेरे टुकड़े पर पल रही हो। अगर मैंने ये पैसा देना बंद कर दिया ना, तो ये अकड़ सब निकल जाएगी। सुनील को ये बोलते देख सावित्री चुपचाप रोहित के कमरे में चली गई। पर आज सुनील की बातों से सावित्री के आंसू बह नहीं रहे थे। आज अपनी आत्मसम्मान की चोट को उभारने का वक्त था। उस इंसान के साथ उसका यहाँ रहना मुश्किल था। रोहित ने भी माँ को कुछ नहीं कहा। उसने भी सोच लिया था कि माँ जो भी फैसला करेगी वो उसका ही साथ देगा। अपनी माँ के आत्मविश्वास को टूटने नहीं देगा और ना ही पिताजी के सामने हाथ फैलाने को बोलेगा। रात को अपने सास ससुर के कमरे में जाकर अपना फैसला सुनाते हुए सावित्री ने कहा, बाबूजी, अभी इस घर में मेरा रहना नहीं हो पाएगा। मैं बच्चों के साथ जाना चाहती हूँ। ये सुनते ही उसकी सास कावेरी जी ने कहा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो सावित्री? छोटी सी बात का बतंगड़ मत बनाओ। लड़का जात है, वो बाहर रहता है, भूल हो गई उससे। औरत जात का तो काम ही है कि पर्दे में अपने पति की भूल को छुपा उसके साथ ही चलना। तो सावित्री कम लफ्जों में पूरी बात कहते हुए बोली, माँ जी, शायद मेरा जाना ही बेहतर होगा। ये कहकर बात को आगे ना बढ़ाते हुए सावित्री वहां से चली गई। लेकिन नींद किसी की भी आंखों में नहीं थी। सुबह जब उठी तो दरवाजा खुला था। शायद सुनील जा चुका था। सुनील के जाने के बाद उसके ससुर ने सावित्री को जाने नहीं दिया। बुढ़ापे में अपने पोते पोतियों से दूर ना करने को कहा। अपने ससुर की बात मानकर सावित्री रहने तो लगी, लेकिन अब उस घर में उसका मन नहीं लग रहा था। जिस घर से कभी एक गहरा रिश्ता कायम था, आज परायेपन का एहसास हो रहा था। उसके ससुर की भी अब तबीयत खराब रहने लगी थी। वो जानते थे कि सावित्री को अब तो उन्होंने घर में रख लिया था, लेकिन सुनील के लौटने पर वो यहाँ नहीं रहेगी, ये समझ चुके थे। दिन ऐसे ही बीतने लगे। उधर सुनील ने इस उम्मीद में घर पर पैसे भेजने बंद कर दिए कि कहीं ना कहीं पैसे के अभाव में सावित्री उसके पास लौटकर जरूर आएगी। पर सावित्री ने घर पर ही अपना सिलाई का काम शुरू कर दिया। एक दिन अचानक कावेरी जी ने अपने पति से कहा, सुनिए जी, 6 महीने हो गए उस बात को, लेकिन हमारा बेटा अभी तक घर नहीं आया और ना ही उसका कोई फोन आया। जरा फोन करके पूछ तो लीजिए। अपनी पत्नी की बात को सुनील के पिताजी ने उसे गुस्से भरी नजरों से देखते हुए कहा, उसने कभी तुम्हारी परवाह की है? क्या बोलकर गया था कि हम उसके पैसे पर पलते हैं। अपनी पत्नी व बच्चों की जिम्मेदारी जो नहीं उठा सकता, उस नालायक इंसान से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। उसने सावित्री को झुकाने के लिए उनका खर्चा बंद तो कर दिया, लेकिन मैं सावित्री को जानता हूँ। उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाया है तुम्हारे बेटे ने। मैं सावित्री के नाम से एक फ्लैट खरीदूंगा। अगर वो जाना चाहे तो जा सकती है, अब उसे रोकूंगा नहीं। अपने पति की बात सुनकर अब कावेरी जी भी चुप थी। वो रोज देख रही थी सावित्री को कि अब वो सिर्फ उनकी वजह से यहाँ रुकी हुई थी, वरना उसका अब यहाँ रुकने का कोई वजूद नहीं था। धीरे धीरे समय बीता तो सावित्री की सिलाई का धंधा अच्छा खासा चलने लगा। अब उसे घर खर्च चलाने में कोई दिक्कत नहीं थी। रोहित और प्राची की पढ़ाई भी आगे बढ़ रही थी कि फिर एक दिन दरवाजे पर दस्तक देख सबको हैरानी हुई। सावित्री ने ही दरवाजा खोला। सावित्री का बदलाव देख सुनील की आंखें फटी की फटी रह गई। जिस सावित्री को वो जानता था, उस सावित्री और आज की सावित्री के पहनावे में काफी अंतर था। सावित्री ने जैसे ही देखा कि सामने सुनील है,
तो वो अपने कमरे में चली गई। सुनील की हालत बिगड़ चुकी थी। दुबला पतला शरीर, आंखें धंस चुकी थी। अपने बेटे की इस हालत को देख उसकी माँ की आंखें नम हो आई। वो उसे अपने कमरे में ले गई और बोली, बेटा, तेरी गलती की वजह से तेरे बाबूजी ने अपना सब कुछ सावित्री के नाम कर दिया है। लेकिन ये सुनकर भी आज सुनील को इस बात का कोई गम नहीं था कि उसके पास कुछ नहीं है, क्योंकि उसे अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। रवीना ने उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। ना नौकरी रही और ना इज्जत। आज वो बहुत ही शर्मिंदा था कि उसकी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। सावित्री जानती थी कि अपने बेटे की चाहत एक माँ कैसे भूल सकती है। अब उनका बेटा आ चुका है। अब इस घर में उसकी कोई जरूरत नहीं है। शाम को रोहित और प्राची आने के बाद सावित्री ने उस घर को छोड़ने का फैसला किया। तो उसके ससुर ने कहा, जानते हैं बेटा कि तुम सुनील को कभी माफ नहीं कर सकती और अब हम तुम्हें रोकेंगे भी नहीं, लेकिन अपने बाबूजी का आशीर्वाद लेते जाओ। सावित्री समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या बोलना चाहते हैं, लेकिन तभी उसके ससुर ने एक चाबी सावित्री के हाथ में रखते हुए कहा कि बेटा, मैंने तेरे लिए एक फ्लैट खरीदा था कि कभी सुनील के आने के बाद अगर तुमने घर छोड़ा तो तुम उस फ्लैट में रह सकती हो। तो सावित्री ने नम आंखों से कहा, नहीं पिताजी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम किराए के घर में रह जाएंगे। नहीं बेटा, तुमने हमारे लिए वो किया है जो हमारा सगा बेटा भी नहीं कर सका। इसीलिए मना मत करो। अपने बाबूजी का आशीर्वाद समझकर इसे ले लो। तो सावित्री भी अब मना नहीं कर पाई। उसने नम आंखों से अपने सास ससुर का आशीर्वाद लिया और अपने नए फ्लैट में चली गई। पीछे से सुनील उसे जाते हुए देखता रहा, पर आज सावित्री को रोकने की हिम्मत उसमें नहीं थी। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी आप सभी को कैसी लगी, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।